नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आखिरकार 2 फरवरी 2024 को झारखंड में एक नई सरकार ने शपथ ले लिया। इससे पहले सोरेन ने 31 जनवरी 2024 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब आप देखेंगे कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। तो सोरेन के पास ईडी पहुंच गए और आज जो एक प्रकार का माहौल पूरे भारत में चला हुआ है कि जो सरकार केंद्र से समझौता नहीं करती है उसके खिलाफ ईडी छोड़े जाते हैं और परिणाम स्वरूप धरपकड़ आरंभ हो जाता है। तो जब धरपकड़ आरंभ हो जाता है, जानबूझ के सभी सरकार को अस्थिर किया जाता है। सबों ने देखा कि किस प्रकार हेमंत बिश्व शर्मा, अजित पवार, नारायण राणे, अन्य कई लोग भाजपा के वॉशिंग मशीन में 2 मिनट में धुलकर बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति बन जाते हैं। यह स्थिति है, राजनीति इधर जा रही है। अभी जिस कदर केजरीवाल के निवास पर क्राइम ब्रांच पहुंचा हुआ है उनके एक वक्तव्य को लेकर कि आपने विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप भाजपा पर लगाया है और पूछताछ आरंभ होने वाली है। यह आज की राजनीति का चरम स्थिति है। लेकिन अभी हम झारखंड की चर्चा करें। झारखंड में काफी ओहापोह के बाद एक सरकार चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में अपने 3 साथियों के साथ 2 फरवरी 2024 को राजभवन में शपथ ले लिया। शपथ का भी बड़ा ड्रामा रहा। ड्रामा यह रहा कि राज्यपाल जब मुख्यमंत्री का त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं और कार्यवाहक मुख्यमंत्री कोई बनता नहीं है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ नहीं रहता है, तो 24 घंटे तक ये जो लीगल क्राइसिस हुआ कि राज्य में न तो राष्ट्रपति शासन रहा और न ही कोई मंत्री परिषद रहा, इसके बारे में संविधान विशेषज्ञों की क्या राय है। और यह जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, लीगल क्राइसिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है, इसके निर्माता और निर्देशक कौन लोग हैं, इस पर विचार किया जाना नितांत आवश्यक है कि यह साधारण घटना नहीं है कि कोई भी राज्य बिना सरकार का हो, चाहे निर्वाचित सरकार हो चाहे थोपी गई सरकार हो। यह साधारण स्थिति नहीं है। बावजूद सबों ने देखा कि किस प्रकार हेमंत सोरेन के विधायक हैदराबाद गए हैं, किन परिस्थिति में गए हैं, किस प्रकार से रात्रि में उनके विमान को विजिबिलिटी के नाम पर रोक दिया जाता है, राज्य के सभी विमान को रद्द किया जाता है ताकि वहां से कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सके। वहां रात्रि में वर्षा हो रहा था। खैर जो हो,
कुछ राजनीतिक बात भी हो सकते हैं, कुछ यथार्थ भी हो सकते हैं, यह तो पब्लिक समझे कि वास्तविकता क्या है। लेकिन अंततः रात्रि के 11 बजे, रात्रि के 11:30 बजे चंपई सोरेन को राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाता है कि अब आपको राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और कल होके चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में, आलमगीर आलम कांग्रेस से उप मुख्यमंत्री के रूप में और राष्ट्रीय जनता दल के इकलौता विधायक सत्यानंद भोक्ता मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और बाकी विधायक को बिहार से हैदराबाद लियोनिया रिसोर्ट में पहुंचा दिया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। इस बात का भय रखते हुए कि पता नहीं हमारे विधायक कब बिक जाए, इनको खरीदने वाले लोग कब शहर में प्रवेश कर जाएं। अब अंदाज कर लीजिए, पहले सामान खरीदा जाता था, पहले वस्तु खरीदे जाते थे, सामग्री की खरीद बिक्री होती थी। आज हमारे माननीय सम्मानित विधायक बिकते हैं और व्यापारी उनको खरीदने के लिए बाजार में घूमते रहते हैं। और दल के नेता को इस बात पर विचार करना पड़ता है कि कहीं ऐसा न हो हॉर्स ट्रेडिंग में हमारे घोड़ा बिक जाएं, फिर हम मुंह देखते रह जाएंगे। देखिए क्या संज्ञा दिया गया है। शब्द के निर्माताओं ने विधायकों के खरीद बिक्री, सांसदों के खरीद बिक्री के लिए जो शब्द दिया है उसको हॉर्स ट्रेडिंग का है। खैर, एक विधायक के लिए यह शब्द अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लाखों लाख व्यक्ति के जनप्रतिनिधि होते हैं। लाखों लोग उनको वोट देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर उनका निर्वाचन करते हैं, और उस व्यक्ति के लिए जो शब्द का चयन किया गया है वह है हॉर्स ट्रेडिंग। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसी शंका बनने लगी कि हमारे विधायक भी बिकने लगे हैं? मैंने बिहार के एक विधायक गोपाल मंडल से सुना कि अगर कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपया हमें दे दे तो क्यों नहीं बिक जाएगा। यह स्थिति एक विधायक का है। अगर कोई विधायक इस कदर बिकता है तो बिकता है वोटर का विश्वास, उसके साथ ही बिकता है वोटर के दिया गया वोट, उसके साथ ही बिक जाता है वोटर का अरमान, उसके साथ ही बिक जाता है कार्यकर्ताओं के खून पसीना जिसके तहत वो अपने नेता को जिताते हैं, उसके साथ ही बिक जाता है नियम कानून, उसके साथ ही बिक जाता है हमारे समाज का ताना बाना। यह साधारण घटना नहीं है। लेकिन अब हम चलें कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे आज तक। जब झारखंड में 2000 में पहली सरकार का गठन हुआ, चूंकि झारखंड बिहार से कटकर बना हुआ एक राज्य है, पहले झारखंड और बिहार एक ही प्रदेश हुआ करते थे। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि नहीं, यह प्रदेश अलग हो जाए, तो उस आधार पर कि छोटा प्रदेश ज़्यादा विकास कर सकेगा, तो वहाँ 15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरांडी वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने और वहाँ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में अपना नाम दर्ज कराया। बाबूलाल मरांडी भाजपा के नेता थे। भाजपा ने उनको
प्रदेश का अपना नया मुख्यमंत्री, प्रदेश का अपना पहला मुख्यमंत्री नियुक्त करने का काम किया। और बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 से 13 मार्च 2003 तक लगभग 2.5 वर्ष वहां मुख्यमंत्री रहे। और इसके बाद उनको रिप्लेस किया भाजपा के ही अर्जुन मुंडा ने। वह 18 मार्च से लेकर 2003 से 19 सितंबर 2006 तक वहां रहे। और इसके बाद की जो स्थिति बनी वो अद्भुत स्थिति थी। वो भारत के इतिहास में संभवतः इकलौता स्थिति था। वह स्थिति यह था कि मधु कोरा जो निर्दलीय विधायक थे वह वहां के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वह भी 2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। निर्दलीय विधायक से तात्पर्य जो इकलौता अपने आपके विधायक थे और उनको बड़ा बड़ा दल समर्थन दे रहा था। और वो मधुकोरा रह जाते हैं 19 सितंबर 2006 से 27 सितंबर 2008 तक। इसके बाद शिबू सोरेन वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, जो हेमंत सोरेन के पिताजी थे। 27 अगस्त 2008 से 19 जनवरी 2009 तक। इसके बाद वहाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। फिर शिबू सोरेन बनते हैं 30 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010 तक। फिर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसके बाद अर्जुन मुंडा वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसके बाद हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र मुख्यमंत्री बनते हैं 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2024 तक। इसके बाद भाजपा के रघुवर दास मुख्यमंत्री बनते हैं 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक। ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इसके बाद बन जाते हैं फिर जो चुनाव होता है उसमें हेमंत सोरेन 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक। और एक दिन यहाँ कोई भी सरकार नहीं रहती है, नहीं राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इसके बाद 2 फरवरी 2024 को पुनः चंपई सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता सधे हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जाता है। अब देखिए झारखंड के राजनीति में शिबू सोरेन परिवार का बड़ा दखल रहा है। अब देखिए सोरेन खुद मुख्यमंत्री थे, सोरेन खुद लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन थे, जो वहां के विधायक भी हुआ करते थे। और 2009 में दुर्गा सोरेन की हत्या हो जाती है। दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन के बड़े पुत्र थे। इसके बाद दूसरे पुत्र हैं हेमंत सोरेन और तीसरे पुत्र हैं बसंत सोरेन। बसंत सोरेन भी विधायक हैं। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन भी विधायिका है और हेमंत सोरेन भी विधायक हैं, जो अभी जेल में है। स्थिति यह बन गई थी कि हेमंत सोरेन अपने पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनके परिवार में सीता सोरेन के द्वारा जब विरोध किया गया, जो वहां से जमा से विधायक हैं, तो स्थिति यह बनी कि चंपई सोरेन का सितारा जग गया, लॉटरी खुल गई और उनको मुख्यमंत्री के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना नेता चुन लिया और यह स्थिति बनी। और सीता सोरेन दुमका से अभी विधायक हैं और शिबू सोरेन के एक पुत्री भी हैं अंजलि। ये चारों परिवार है, जिसमें 3 पुत्र
थे उनके, जिसमें तीनों पुत्र विधायक रहे हैं। अभी 2 पुत्र विधायक हैं और एक बड़े पुत्र की पत्नी दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन भी विधायिका है। यह स्थिति रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 सदस्य, कांग्रेस के पास 16 सदस्य, 46 सदस्य हो गए। राजद के एक निर्दलीय सदस्य और दूसरे के मदद से उनका कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि मेरे साथ 49 विधायक हैं। और इस प्रकार से पूरा ताकत आजमाइश के बाद झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को पद और गोपनीयता का शपथ लिया। बड़े जद्दोजहद के बाद भाजपा ने पूरी शक्ति लगाई, पूरा रणकौशल लगाया, हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे ऐसी स्थिति बन रही है कि शिबू सोरेन के पक्ष में आदिवासी समाज पोलराइज हो गया है, गोलबंद हो गया है। इस घटना से विपक्षी दल की स्थिति खराब हुई है। पार्टी तोड़ने के लिए भाजपा ने निशिकांत दुबे को लगाए हुए था, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके कारण अभी तक स्थिति यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता, लंबे समय से विधायक 67 वर्षीय चंपई सोरेन को आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और राज्यपाल को मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको आमंत्रण देना पड़ा। अब समस्या यह है कि 5 फरवरी को विश्वास मत लेने की बात कही जाती है और विश्वास मत लेने से पहले घर कहीं फूट न जाए, इसके लिए इन सभी कार्यकर्ताओं को हैदराबाद के लियोनिया रिसोर्ट में जाके रखा गया है। हर प्रकार की सुविधा दिया गया है, फ्लाइट से ले जाया गया है। कहा जाता है कि 2 फ्लाइट इसके लिए गए हैं। इस प्रकार की विडंबना भरी राजनीतिक स्थिति भारत की राजनीति में कब तक चलती रहेगी? लोकतंत्र का इस प्रकार से हत्या कब तक होता रहेगा? क्या लोकतंत्र का यही विडंबना है, यही भागदौड़ भरा स्थिति रहेगा? लेकिन यह बात भी सत्य है कि जो दल सत्ता में होते हैं वो हर प्रकार के हथकंडा अपनाते हैं और बड़ी मछली छोटी मछली को हर समय निगलने का प्रयास करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में सबों को फलने फूलने का, सबों को अपना आत्मनिरीक्षण करने का, आत्ममंथन करने का, सबों के लिए मौलिक अधिकार का संविधान में संरक्षण दिया गया है। और यह बात भी सत्य है कि जो लड़ता है वही जीतता है, जो मैदान छोड़कर भाग जाता है वह कभी जीत नहीं सकता है। आज जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, पता नहीं कोई एक व्यक्ति भी अपने कलेजा पर हाथ रख के कहे वह पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन छोटा चोर है, कौन बड़ा चोर है। स्थिति यह बन जाती है कि जो पकड़ा जाता है, जो सबल होता है, दूसरे को पकड़ लेता है, तो पकड़ाने वाला आज के दिन चोर हो जाता है। अब महाचोर भी जब बचा रहता है तो वह साध हो जाता है, वह धर्मात्मा हो जाता है, वह पुण्यात्मा हो जाता है। भारत की राजनीति किस ओर जा रहा है, यह जनमानस को विचार करने की जरूरत है, सबको कुछ सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।